बनती जा रही है। और पहले ऐसा नहीं था। मैं तो 20 साल 25 साल की पहली की स्थिति को कुछ बेहतर समझता हूँ जहां तक एजुकेशन की बात है। नगर निगम या कॉर्पोरेशन के स्कूल में अमीर बच्चे गरीब बच्चे दोनों पढ़ते थे। इतना खाई नहीं हुआ करते, इतना डिवाइड नहीं था। तो साफ डिवाइड हो गया है। तो डिटेरियोरेशन है, धीरे धीरे गिरावट की ओर आए। और खासतौर से जो पिछड़े हैं वो दलित नेता हैं, वामपंथी तो लड़ते हैं बात को लेकर के कि एजुकेशन का प्राइवेटाइजेशन नहीं होना चाहिए, लेकिन जो पिछड़े वो दलित नेता हैं इनको इसके बारे में कोई फिक्र नहीं। तो उनसे तो हम उम्मीद नहीं कर सकते, लेकिन जो पिछड़े दलित बुद्धिजीवी हैं और जो प्रोग्रेसिव लोग, समाजवादी लोग, उनसे उम्मीद की जा सकती है। उनके बूते पे आंदोलन चल सकता है। हमने बड़े आंदोलन किए हैं और नतीजे आए। आंदोलन करके और हंगामा खड़ा करना बड़ी बात नहीं होती, काम भी होना चाहिए। भारत के संविधान में 3 संशोधन कराए हैं, बहुत सारी तब्दीलियां देश में हुई हैं, नीतियां बनी हैं हम लोगों के आंदोलन में। उसी तरीके से इसमें भी इस मामले में भी प्रयास कि जिस तरह से स्कूल और हायर एजुकेशन विशेष तौर से जो सेल्फ फाइनेंसिंग में, कमर्शियलाइजेशन में तेजी से जा रही है, उसको कैसे रोका जाए। अमेरिका में या यूरोप में हायर एजुकेशन के लिए बहुत लोग इंटरेस्टेड नहीं रहते। वहाँ की अपनी परिस्थिति, वहाँ न कोई भूखा है, पूरी दुनिया के रिसोर्स संसाधन वहाँ लगे हुए, और न कोई बेघर वाला। यहाँ तो एजुकेशन के माध्यम में आदमी तो खाने का, कमाने का, सम्मान का, भागीदारी का, प्रतिष्ठा का, वहाँ ऐसी बात नहीं। वहाँ एक वर्कर्स और बहुत हाईली एजुकेटेड पर्सन या स्किल पर्सन के वेजेज में बहुत फर्क नहीं, सैलरी में बहुत फर्क नहीं। यहाँ बहुत फर्क, 400 रुपये 500 रुपये में घर में लोग काम करते हैं, मजदूर को 4,000 5,000, और दूसरी तरफ 1 लाख 1.25 लाख 70 लाख हजार या 50,000 से ऊपर ही गवर्नमेंट सर्वेंट का, तो कितना फर्क है। तो एजुकेशन का यहाँ पर संबंध सीधा है और लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग से, सोशल स्टेटस से, इकोनॉमिक एम्पावरमेंट से, डिग्निटी से, पार्टिसिपेशन से। जो भागीदारी की पूरी लड़ाई, सामाजिक न्याय की लड़ाई, उसका इसका संबंध है। तो हमारे यहाँ जो एजुकेशन है इसका बहुत बड़ा महत्व है, इतना दूसरे देशों में नहीं। तो कास्ट सिस्टम है या जो डिस्क्रिमिनेटरी सिस्टम है, वो एजुकेशन से ही ठीक हो सकता है काफी। डबल एमए किया हुआ या एमए हुआ, पीएचडी, व्यक्ति का सम्मान अपने आप ही समाज में होता है कि ये तो डबल एमए है, पीएचडी है, रिसर्चर है। तो ये लोडेड है, बहुत ज्यादा वैल्यू लोडेड है, और उसी से हमें काटा जा रहा है। ये जो दलितों के बड़े हितैषी है, पिछड़ों के हितैषी हैं, चाहे लालू जी हैं, मुलायम है, पासवान जी हैं, या मायावती जी, या जो ये लोगों को कोई फिगर नहीं है एजुकेशन में। दिल्ली यूनिवर्सिटी में 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम लागू हो गया। उसका मकसद यही है कि धीरे 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 जो ग्रामीण क्षेत्र के विद्यार्थी हैं उनको भगा देना, यानी शिक्षा से वंचित कर देना, या एग्जिट पॉइंट जो है 2 साल में 3 साल में अपनी डिग्री लेके कर देना। तो चाहे और जो गरीब लोग SC ST OBC के ऊपर इसकी मार पड़ेगी। तो उस पर मैंने देखा है कि ये जो समाजवादी हैं और
दलित आंदोलन, दलित नेता हैं, पिछड़े नेता हैं, उनको जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं, जबकि ये काम उनको बराबर का करना चाहिए और संसद नहीं करने देना चाहिए, लेकिन उनकी तरफ से कोई पहलकदमी नहीं। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो मामला है 4 वर्ष का, एक तो हमारा विषय यह है कि इसको कैसे रोका जाए, देश में एक बड़ा आंदोलन खड़ा करके रोका जाए। दूसरा यह है कि किस तरह से RTE आने के बाद हालत, शिक्षा जगत की हालत और खराब, राइट टू एजुकेशन से लगा कि सबको मिल जाएगा एजुकेशन, उससे क्या है कि गवर्नमेंट स्कूल भरभरा के गिर गए हैं या काफी तेजी से उनमें गिरावट आई। और ये जो गवर्नमेंट स्कॉलरशिप या रीइंबर्समेंट का सिस्टम है, जैसे एक एग्जाम्पल है आंध्र प्रदेश में, वहाँ 400-500 के बीच में इंजीनियरिंग कॉलेज, लगभग 500 करोड़ रुपया सरकार ने रीइंबर्स किया है, फीस है स्कॉलरशिप। तो किसके जेब में गया? प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज के जेब में गया, इसके माध्यम से सरकार ने ये तो कमाई का बहुत बड़ा जरिया हो। तो RTE से भी कोई फायदा नहीं होता। जो लोग सोच रहे हैं कि जब तक इक्वल नहीं होगा इस देश में, जब तक इक्वल एजुकेशन नहीं होगा, बहुत पहले की बात है, समाजवादियों का भी ये नारा था, वामपंथियों का भी था कि 4 वर्ष से लेकर, अब तो 6 साल हो गया, लेकिन अमेरिका वगैरह में 4 वर्ष से ही इसको मानते हैं। 414 विंडो के नाम से बड़ा इसका प्रचारित विषय है कि पूरी दुनिया में 4 से 14 वर्ष तक बच्चों को मुफ्त और इक्वल एजुकेशन दिया जाएगा। आई पार्टिसिपेटेड वन ऑफ द कॉन्फ्रेंसेस इन अमेरिका। तो 414 में मैंने देखा 414 कि एक 414 कहते ही है, ऑल ओवर द वर्ल्ड उनका कंपेन है, तमाम बड़े बड़े जो देश के लोग मिलते हैं। तो ये सरकार की जिम्मेदारी होती है इक्वल एजुकेशन। तो हम इक्वल एजुकेशन की मांग करें कि चाहे राष्ट्रपति का बेटा हो या वो गरीब का, किसी का हो, शिक्षा तो एक ऐसी चीज है। और हम यहाँ तक भी समझौता करने के लिए तैयार हैं कि हमारी और कटौतियां कर दी जाए, हमें कोई दिक्कत नहीं। मनरेगा की कटौती, फूड सिक्योरिटी की कटौती, जो भी करना हो, लेकिन इक्वल एजुकेशन को, क्योंकि कुछ हार्श मेजर लेने पड़ते हैं, कुछ कटु शब्द होते हैं, हजारों स्कीमें हैं, इससे कुछ होने वाला नहीं। गरीब को गरीब रखने का एक इंतजाम है, ठीक है, फूड सिक्योरिटी बिल लाया गया, अच्छी बात है, हम उसको सपोर्ट करते हैं। लेकिन बहुत सारी ऐसी स्कीमें हैं सरकार की, अगर उसमें कटौती करना या रेवेन्यू कलेक्शन बढ़ा कर इक्वल एजुकेशन किया जाए, रेवेन्यू का हालत तो बहुत खराब हो, मतलब टैक्स तो 1/4 टैक्स की वसूली नहीं होती जितना इसको, तो पैसे की कमी नहीं, संसाधन का मैनेजमेंट की बात है। इक्वल एजुकेशन दिया जा सकता, सरकारें कर सकती, पैसे नहीं हमारे पास, तो पैसा बहुत है, पैसे का मैनेजमेंट नहीं। तो इक्वल एजुकेशन की बात की मांग कर रहे हैं। और हायर एजुकेशन का जो बड़ी तेजी से हुआ है, और जो बिल्डिंग्स हैं, लैंड्स हैं, प्राइम एरियाज में बड़े बड़े पूंजीपतियों का, बल्कि इनकी नहरें हैं, और जिन प्रेम जी को कुछ स्कूल दे दिए गए, उत्तराखंड में दे दिए गए, तो 2200 स्कूल तो उत्तराखंड के PPP मॉडल में गए। वो सब एक पूंजीपति देश को चलाएंगे। 1174 स्कूल मुंबई नगर पालिका के PPP मॉडल में चले गए। 12,000 स्कूल कर्नाटका में बंद कर दिए गए। और मेडिकल कॉलेज अब प्राइवेट में गवर्नमेंट से डबल हो गए करीब करीब। यूनिवर्सिटी भी अब जिस स्पीड से यूनिवर्सिटी प्राइवेट बन रही है, 3-4-5 साल में ये लगेगा कि प्राइवेट यूनिवर्सिटी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से ज्यादा हो जाएंगे। नंबर 1, इंजीनियरिंग कॉलेज के क्षेत्र में तो गवर्नमेंट से कई गुना ज्यादा इंजीनियरिंग कॉलेज, तो इंजीनियरिंग कॉलेज MBA के क्षेत्र में
जो टेक्निकल डिग्री दी जाती थी मैनेजमेंट की और इंजीनियरिंग की डिग्री, इस दो फील्ड में तो प्राइवेट सेक्टर बहुत आगे जा ही चुका। अब रह गया यूनिवर्सिटी वाला मामला, उसमें भी ओवरटेक कर गया। तब हायर एजुकेशन किसके हाथ में रहे, जो बहुत कम लोगों के हाथ। तो उसमें मार गरीबों आम जनता के ऊपर भी पड़ेगी और जाति के आधार पर भी डिस्क्रिमिनेशन होगा। तो ये हमारी सबकी जिम्मेदारी है लड़ने। महाराष्ट्र के हर्षवर्धन के नेतृत्व में काफी छात्र, 10-20 छात्र वहां से आए हैं, मध्य प्रदेश से भी छात्र नेता आए हैं और हरियाणा से भी है, दिल्ली से। उनके माध्यम से हम इस लड़ाई को और तेज करना चाहते हैं। हमें उम्मीद थी कि और भी संगठनों के छात्र और नौजवान नेता आएंगे, लेकिन वो हुआ नहीं। हमें तकलीफ दी है इस बात पर। और इस तरह से सम्मानजनक स्थिति तो खैर हो ही जाएगी। हमें मालूम है कि हमारा कार्यक्रम कभी खराब होता नहीं है 15 साल में। इस मामले में, लोगों के मामले में हम कमजोर नहीं, किसी की कमजोर, लेकिन जो दूसरे हमारे साथी थे, जिन लोगों ने जितना वादा किया था, नहीं है, नहीं तो इसकी लड़ाई इतनी थी, इतना अच्छी लड़ी जा सकती कि इस समय यही एजेंडा हो सकता है देश का, और फ्यूचर एजेंडा 10 साल 15 साल के लिए इससे बड़ा कोई एजेंडा नहीं। एजेंडा बना करके देश को रिक्लेम किया जा सकता, अपने देश को बिल्डअप किया जा सकता। एजुकेशन से ही राष्ट्र का निर्माण हो सकता है। ये लोग जो कहते हैं हम राष्ट्र है, राष्ट्रवादी, क्या मेथड है राष्ट्रभक्त बनने का, राष्ट्रवादी बनने का? एजुकेट द कंट्री, पीपल विल टेक केयर ऑफ देमसेल्फ। लोगों को पढ़ा दीजिए, अपने आप सब सेल्फ सफिशिएंट हो जाएंगे और सम्मान की जिंदगी जीने लगेंगे और गवर्नमेंट की आपकी भी जरूरत नहीं लगेगी। एक अच्छी एजुकेशन दे देगी। आज दुनिया में इतना ज्यादा सेमी स्किल लेबरर्स की जरूरत है, एजुकेटेड लोगों की जरूरत है। स्किल दे दिया जाए, एजुकेशन दे। तो ये एजुकेशन की गति, एजुकेशन से बड़ा कोई बात नहीं। तो प्राइमरी एजुकेशन तो पहले काफी प्राइवेट सेक्टर में जा चुकी थी, अब हायर एजुकेशन भी चली जाएगी। जब हायर एजुकेशन का जाना बहुत ज्यादा खतरनाक है। प्राइमरी में तो गवर्नमेंट के स्कूल थे, उसका विकल्प था। हायर एजुकेशन का कोई विकल्प नहीं है। तो जो गरीब हैं और जो आम व्यक्ति है, SC ST OBC हायर एजुकेशन से एक्सक्लूड ही हो जाए। तो यही आज के हमारे विषय हैं। और जो आज के वक्ता है, हमने तो कहा था कि हम बाहर के वक्ता को कम सुने, अपने वक्ता को कम। हमारे बीच में प्रोफेसर सरस्वती जी हैं, दिल्ली टीचर्स यूनियन की प्रेसिडेंट रही हैं, प्रेम सिंह जी हैं, बहुत जाने माने शिक्षाविद हैं इस देश के, SYS के नेता हैं। और जो CBI के नेता, CBI के डॉक्टर प्रोफेसर सदाशिव जी, प्रोफेसर हनी बाबू हैं, वेरी इम्पॉर्टेंट पर्सन। SK सागर जी हैं, प्रोफेसर बलराज जी हैं, और हमारे स्टेट में जो बहुत आए हैं, दिलीप बेहरा जी हैं, स्टेट प्रेसिडेंट हैं, उड़ीसा से आए हैं। RK कलसोत्रा जी जम्मू से आए हैं, स्टेट प्रेसिडेंट। भवन नाम पासवान जी वहाँ उत्तर प्रदेश के प्रेसिडेंट हैं, वहाँ से आए हैं। हरियाणा के प्रेसिडेंट अभी दिखाई पड़े थे, भुरानिया जी, वो भी हैं। और हमारे बीच में एक बहुत ही जबरदस्त क्रूसेडर फाइटर राकेश रफीक जी हैं, वो भी आए हैं। और प्रकार के हैं, स्टेट प्रेसिडेंट हैं दिल्ली के, वो हमारे बीच में। कुछ को मैं देख नहीं पा रहा हूँ। दिनेश हरिद्वार हैं, विनय भूषण हैं, जो जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से आए हुए। और कुछ और स्टेट लीडर, जो यूथ लीडर हैं, स्टूडेंट लीडर, वो भी आए। तो आज मुझे आयशा सफाई आई सब ग्रुप के लोगों की उम्मीद थी कि वो लोग भी आएंगे, लेकिन दिखाई नहीं पड़े।
इससे अच्छा चुनाव की तैयारी हो नहीं सकती। लोग बोले आते वो अपने आप ही उनको हम लोग तो चुनाव लड़ते हैं। अगर आपको चुनाव भी है तो वहां के लोगों को लेके आए वो कहेंगे देखो हम क्या कर रहे हैं, मुझे वोट दो जनपद तो उसका तो मतलब नहीं। कहा विजया गवर्नमेंट ने कहा प्रोफेसर विजया उन्होंने कोई नाम दिया था तो लेटेस्ट मतलब इसकी औपचारिक बहस दूसरा की प्रेसिडेंट भी आएंगी तो औपचारिक बहस की शुरुआत हम करें। ये हमारा अनौपचारिक बातचीत विषय को रखा गया है, इसी विषय के एक हम लोग रहेंगे। आज एक डिक्लेरेशन यहाँ से बनना चाहिए, तैयार होना चाहिए और ये डिक्लेरेशन 10 साल 15 साल तक के लिए अनवरत रूप से पूरे देश में काम करे, इस पर संघर्ष किया जाए और इस बात में ये संभव है जिन मुद्दों को हम लोगों ने अभी तक लिया है उन मुद्दों को जीता और इसको अभी तो नहीं तो आने वाले सालों में हम इसको मुद्दा तो बना ही सकते हैं। एक बार जन जन की आवाज कोई चीज हो जाती है तो असर तो पड़ता ही है। जब जाफरे हमने बनाया था तो याद है कि 2 बार 3 बार हम लोगों ने कहा था कि FYUP अगर हम नहीं वापिस करा पाए क्योंकि उसमें वाइस चांसलर को कम दोषी और मंत्रियों को ज्यादा नहीं, दोनों मंत्री अमेरिका के पड़े। अगर मिनिस्टर से न्यूट्रल होते तब तो हम वाइस चांसलर को हटा गए होते और FYUP को रोल बैक करा दिए होते क्योंकि ये मिनिस्टर से ज्यादा प्रोएक्टिव थे, इसलिए हम कामयाबी नहीं प्राप्त कर पाए कि FYUP को रोकने का। आज टाइम्स ऑफ इंडिया भी है, यहाँ का यूनिवर्सिटी का में इसको लागू करने में कई साल लगे, 6-7 साल लगे और दोनों सिस्टम लागू हुआ, 3 साल और 4 साल दोनों लागू कंटिन्यूस चल। यहाँ तो पूरा स्क्रैप कर दिया थे और बहुत सरेली इसको लागू किया तो किसी भी स्थिति में इसे लागू नहीं किया जाना चाहिए। हाउएवर हमारी आवर फाइट विल कंटिन्यू, वी मे गेट स्क्रैप्ड इन बिटवीन और आफ्टर सम टाइम बट इट इज ऑलमोस्ट फेल्ड सिस्टम। एट द बिगिनिंग itself it has proved that it is failed। ये फेल हो रहा और इंटरनेशनली ग्लोबली आल्सो जो एक्सपेरिमेंट्स आ रहे हैं तो या जो एक्सपीरियंसेस हैं दे आर नॉट इन आवर दे आर नॉट इन फेवर ऑफ FYUP तो उसके फेवर में नहीं। लेकिन 200 पॉइंट रोस्टर हमने लागू करा ही लिया। दिल्ली यूनिवर्सिटी में 2006 से 200 पॉइंट रोस्टर लागू कराने के लिए जद्दोजहद चल रही थी, नहीं लागू हो पाया था जिससे आरक्षण बहुत ही बाधित था। और जब हम लोगों ने जाफरे के बैनर के नीचे संघर्ष शुरू किया 2-4 महीने मई से तो एक बार हम लोगों ने बीच में कहा भी था कि भले FYUP को रोल बैक न करा पाए लेकिन रोस्टर हम लागू करा देंगे और रोस्टर लागू हो गया तो कई बार लड़ाइयां होती हैं जिस बात को लेकर लड़ा जाता है वो भले अच्छी न हो लेकिन उसके असर होते हैं, रिपरकशंस बहुत होते हैं। तो ये जो हमारा संघर्ष होगा अगर कोई पॉइंटेड डिमांड है, स्पेसिफिक डिमांड अगर नहीं होती तो दूसरी उसका असर होता है। तो एजुकेशन की लड़ाई मेरे को जो प्रोफेसर हैं दे आर इनफ टू स्टार्ट एजुकेशन एट द कंट्री लेवल। अगर एट द लार्ज स्केल, लेकिन ये लोग मन बना रहे, ये लोग कहते हैं काम समय नहीं, सबके पास समय का मैनेजमेंट हो, सबके पास समय लोगों का ज्यादा जरूरत से ज्यादा और जो जिसके पास जो बिजी नहीं है वो क्या कर सकता हो, कुछ कर ही नहीं सकता हो। जो बिजी होता है वही आंदोलन भी कर सकता, वही कुछ कर भी सकता है सारे परफेक्ट। तो एजुकेशन के स्टूडेंट को ज्यादातर मोबिलाइज किया जाना चाहिए, टीचर्स एंड प्रोफेसर फ्रंट में आना चाहिए। लेकिन आज कर्मचारी अधिकारी ज्यादा तो लेकिन कर्मचारी अधिकारी वेरी इंपॉर्टेंट कैटेगरी, ये पहुंचा देंगे, हमारी आवाज को वहां तक पहुंचाएंगे
इनका बड़ा इंफ्लुएंस होता है। तो स्टार्ट कर लिस्ट बना। अच्छा, सेकेंड हाफ में सारे बोलेंगे। अभी हमारे पास में एक नाम आया है, डॉक्टर इंदु चौधरी, बहुत बड़ी फाइटर है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की, और उन्होंने बिल्कुल हेड ऑन कोलिजन कर रखा है वहाँ का जो सामंती वाइस चांसलर। तो इंदु चौधरी जी को भी मौका दिया जाएगा, असिस्टेंट प्रोफेसर है, तो वहाँ पर डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश यहाँ, तो उनको भी इस तरह से जिनको बोलना है अपना नाम लेकर के दे देंगे तो कम से कम वो स्किप नहीं होगा। I request Professor P. Goya, Vice Chairman, Popular Front of India, please come to the dais. Professor P. Goya. Do we have Professor Nandini Datta over here? Please do. और प्रोफेसर नंदनी दत्ता जी को भी हम आमंत्रित करते हैं कि आए और जो कुछ चेयर का व्यवस्था करें मोहना जी। अब हमारा काम खत्म हो गया, हमने वेलकम कर लिया प्रोफेसर नंदनी दत्ता। नहीं, बड़े वक्ता हमने पहले, और छोटे वक्ता क्या इंटरैक्टिव सेशन आफ्टरनून है। उसको बहुत ही ज्यादा विस्तार से आपके सामने रखा है, और मैं ये समझता हूँ कि कोई ऐसा नहीं छूटा जिनको उन्होंने टच ना किया हो। तो इन्हीं सब चीजों को ध्यान में रखते हुए जिसके हम स्पीकर को या वक्ता को बुलाएंगे तो कृपया वो विषय से हटकर ना बोले, विषय का विशेष ध्यान रखे और समय का विशेष ध्यान रखे, क्योंकि जितने भी हैं सारे ही एक्टिविस्ट हैं यहाँ, और हमारी पूरी कोशिश होगी कि हम सबको सुने। चाहे भले ही किसी को 1 या 2 मिनट का टाइम मिले, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूंगा कि सबके विचार जाने जाए, उसके बाद इसको एक सही दिशा दी जाए। तो इसी क्रम में जो हमारे बहुत ही इंटेलेक्चुअल मैडम है सरस्वती जी, और एक बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन चलाती है ये स्टूडेंट्स के बीच में और एम्प्लॉइज के बीच में एजुकेशन में, तो मैं सबसे पहले उनको आमंत्रित करता हूँ कि वो आए और अपने विचार रखें। सामने आज का जो विषय है, क्यों हम यहाँ इकट्ठा हुए हैं, वो विस्तार से हमारे सामने रखा है। मैं इस संगठन का और इस संगठन के एफर्ट्स, देखिए जो एजुकेशन है वो जैसे जितना जी ने कहा कि एजुकेशन एक इंस्ट्रूमेंट है फॉर इमेंसिपेशन। जिस समाज में आज भी मेजॉरिटी गरीब है, उसमें उसके अलावा बहुत सारे जो तबके हैं जिनके ऊपर हजारों सालों से एक अत्याचार होता रहा है, उस समाज में इस एजुकेशन का एक ज्यादा महत्व बनता है, और वो एजुकेशन सबको मिले, ये काम सरकार की होनी चाहिए थी। सरकार ने शुरू में स्वतंत्रता के बाद 1947 के बाद उसके कुछ स्टेप्स लिए थे, वो भी काफ़ी नहीं थे, लेकिन जब से ये प्राइवेटाइजेशन का दौरा शुरू हुआ है तब से हम देख रहे हैं कि एकदम उन सेक्शंस को, गरीब जनता को और ख़ास तौर से SC, ST, OBC को जो एक्सेस मिलना चाहिए था एजुकेशन में, चाहे वो स्कूल का एजुकेशन हो, लेकिन और ख़ास तौर से हायर एजुकेशन में भी वो कई कारणों से हम देख रहे हैं कि वो कम होता चला जा रहा है। और रिसेंट दौर में जब से
जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी में ये सेमेस्टर सिस्टम आया और उसके बाद 4 साल का कोर्स लागू किया गया इस साल से, तो उसमें हमने देखा कि उसका मतलब ये है कि यूनिवर्सिटी के दरवाजे ज़्यादातर गरीब तबकों के लिए और ख़ास तौर से SC, ST, OBC के लिए एक तरीके से बंद किए जा रहे हैं। और इसमें अगर हमें इसके खिलाफ लड़ना है तो इन तबकों की हिस्सेदारी इस संघर्ष में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और इसलिए मैं समझती हूँ कि ये जो संगठन बना है इसका बहुत ज़्यादा महत्व है आने वाले संघर्षों में। जो 4 ईयर का कोर्स लागू किया गया है दिल्ली विश्वविद्यालय में, जिनको आप लोगों ने न्यूज़पेपर्स में तो पढ़ा होगा, टेलीविज़न में हो सकता है देखा हो, लेकिन उसमें जिस तरीके से स्ट्रक्चर बनाया है ये साफ है कि एक तरफ से एक पूरा स्ट्रक्चर बनाया गया है जिसमें ज़्यादातर स्टूडेंट्स को 2 साल के बाद ही उससे बाहर धकेल दिया जाएगा। सिर्फ जो एलीट सेक्शंस के बच्चे हैं वो आगे पूरा 4 साल कर पाएंगे। तो ये साफ है कि किस तरीके से ये गरीब जनता और SC, ST, OBC सेक्शंस के प्रति पर्टिकुलरली ये एकदम खिलाफ है। साथ साथ जो हमने देखा है इस पूरे दौर में किस तरीके से ये प्रोग्राम लागू किया जा रहा है, वो भी बहुत ध्यान में रखने वाली बात है। जब हम अपना संघर्ष को प्लान करें, आगे हम इस संघर्ष को कैसे ले जाएंगे और क्यों ये ज़रूरी है कि हम एक नेशन वाइड संघर्ष इसके खिलाफ बनाए, पूरे देश में इस संघर्ष को क्यों बनाए। 4 साल का कोर्स दिल्ली विश्वविद्यालय में सिर्फ क्यों लागू किया गया? दिल्ली विश्वविद्यालय को खास तौर से चुना गया इसलिए क्योंकि एक राजधानी में यूनिवर्सिटी है, बहुत बड़ा यूनिवर्सिटी है, 70-80 कॉलेजेस हैं, इसमें लाखों के तादाद में स्टूडेंट्स पढ़ते हैं और इसका एक नाम है। इस यूनिवर्सिटी का एक नाम रहा है आज तक कि इस यूनिवर्सिटी में क्वालिटी एजुकेशन मिलता था। इसमें इसके साथ जोड़ने की ज़रूरत है कि इस यूनिवर्सिटी में एक लंबे अरसे से एक टीचर्स मूवमेंट रहा है। टीचर्स के द्वारा प्राइवेटाइजेशन के पॉलिसीज के खिलाफ आवाज़ उठना ये एक बहुत लंबा ट्रेडिशन रहा है। एक टीचर्स एसोसिएशन जो दिल्ली यूनिवर्सिटी टीचर्स एसोसिएशन है, जो टूटा है, वो एक फाइटिंग फोर्स के तरह से जनता की आवाज़ को, जनता को एजुकेशन मिले, एजुकेशन पॉलिसी डेमोक्रेटिक एजुकेशन पॉलिसी बने, इस आवाज़ को डूटा के द्वारा बार बार उठाया गया। डूटा ने बार बार उन हमलों के खिलाफ लड़ाई की, संघर्ष की। जब सरकार ने कोशिश की इस प्राइवेटाइजेशन को दिल्ली विश्वविद्यालय में थोपने की, डूटा ने कोशिश भी की कि पूरे देश में एक नेटवर्क बनाया जाए और संगठनों के साथ इस संघर्ष में। तो ये इन कारणों को अगर हम इकट्ठा लाते हैं तो हम देखते हैं कि दिल्ली विश्वविद्यालय का महत्व क्या था। दिल्ली विश्वविद्यालय को खास तौर से चुन के इसमें ये 4 साल का प्रोग्राम लागू करने का मतलब क्या था कि यहाँ पर एक अच्छा खासा अच्छी फंक्शनिंग यूनिवर्सिटी थी, उसको कैसे एक तो ध्वस्त किया जाए, एक तरफ उसको ख़त्म किया जाए, उसमें ऐसा कोर्स लागू कर दिया जाए जिससे कि वो मेन स्ट्रीम से कट जाए, जो 10+2+3 सिस्टम है उससे कट जाए। और हमने ये साथ साथ देखा कि उस जो कोर्स को लागू किया गया उसका क्वालिटी इतना भद्दा है, और कोई शब्द मैं इस्तेमाल नहीं कर सकती हूँ कि वो एकदम भद्दा कोर्स लागू किया गया जिससे कि वो एकदम
यूनिवर्सिटी को ध्वस्त किया जाए, जिससे कि प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस को एनकरेज किया जाए। और साथ साथ इसमें एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात है कि जो एक रेजिस्टेंस प्राइवेटाइजेशन के पॉलिसीज के खिलाफ जो एक रेजिस्टेंस का एक बॉडी था, वो दिल्ली यूनिवर्सिटी टीचर्स एसोसिएशन, उसको भी खत्म किया जाए, उसको भी खत्म किया जाए, उसके रेजिस्टेंस को खत्म किया जाए, जिससे कि एक सिग्नल दिया जाए पूरे देश में कि कहीं भी आप आवाज ना उठाएं इन पॉलिसीज के खिलाफ। कोई भी आवाज उठाए उसका कोई नतीजा नहीं निकलने वाला है। ये एक सिग्नल देने की पूरी कोशिश की गई। इस संघर्ष में जो अभी हाल ही में डूटा के चुनाव का रिजल्ट आया है, जिसमें भारी मतों से उन तबकों, उन संगठनों को जीत हासिल हुई है जिन्होंने लगातार 4 ईयर प्रोग्राम के खिलाफ संघर्ष किया। ये बहुत अहम बात है हमारे इस संघर्ष में। और थोड़ी ही देर में हमारी जो नई चुनी गई डूटा की प्रेसिडेंट हैं, वो भी आके यहाँ पर अपनी बात रखेगी। तो मैं समझती हूँ ये बहुत इम्पोर्टेंट हमारे लिए एक जीत हासिल हुई है। लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ, जो मैं शुरू में जिसके तरफ इशारा कर रही थी, कि ये संघर्ष किसी एक संगठन के द्वारा हो नहीं सकता। ये संघर्ष, और इसीलिए आज का ये कन्वेंशन रखा गया है। आने वाले दिनों में हमें और भी इस तरीके के कन्वेंशंस और भी कार्रवाई करनी पड़ेगी, जिससे कि हम देशव्यापी एक संघर्ष इन पॉलिसीज के खिलाफ कर पाए। और उस संघर्ष में आप सबकी भागीदारी, और उस संघर्ष में उन लोगों को हम किस तरीके से ला सके, एक्टिवली उसमें ला सके, जो गरीब जनता है, जो उनमें SC, ST, OBC के सेक्शंस पर्टिकुलरली हैं, उनके खिलाफ ये जो एंटी डेमोक्रेटिक एजुकेशन पॉलिसी लागू किया जा रहा है, उनको कैसे हम इस संघर्ष में लाएं, ये हमारे सामने सबसे बड़ा चैलेंज है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आज जो यहाँ देश के दूसरे अलग अलग कोने से लोग आए हुए हैं, वो हमें कुछ बताएंगे कि उनके वहाँ किस तरीके से ये एजुकेशन पॉलिसी का इम्पैक्ट हो रहा है, और किस तरीके से हम कुछ सुझाव देंगे किस तरीके से हम इसको देशव्यापी संघर्ष बना सकते हैं। शुक्रिया। धन्यवाद मैडम। साथियों, आपने मैडम शाश्वती जी को बड़े ही विस्तार से सुना, और उन्होंने पूरी कोशिश की है कि जो भी हालात हैं आपके सामने उन्होंने पेश किए हैं। इसी कड़ी में हमारे बीच में प्रोफेसर हेमलता माहेश्वर जी हैं। हेमलता माहेश्वर जी से मैं आग्रह करूंगा कि कृपया आए और अपना स्थान ग्रहण करें। दिलीप मेहरा जी से आग्रह करूंगा कि वो आए और समय का ध्यान रखते हुए अपनी बात को रखें। धन्यवाद। Esteemed my chairman, Dr. Udit Raj, who happens to be the convener of this movement, and respected all the dignitaries sitting in the dais, and my brother and sisters of the dais, and my state president, Mr. Kalsutra from Jammu and Kashmir. I am privileged enough to be associated with today. The moment I got the message from Dr. Udit Raj, despite my busy schedule, I could make it convenient to come up to this place, because the reason behind is that before coming to basically I am a banker, but before joining in the bank, I was a faculty in the English department. So I am very sure presently Dr. Udit Raj, who happens to be the financier of all, is here, and my unqualified gratitude, my supports, my moral supports to all the academicians, those who have taken the moment, and I am rest assured, and also I am totally sanguine. One day these people, they will come out with flying colors. But then, regarding this issue,
It is the need of the hour. It is the need of the hour, and it should be talk of the day, because the policy which it has been introduced in the Delhi University, it is nothing but it is my conviction. It is nothing but a deliberate attempt to deprive the talented SC/ST and OBC students from the higher education. And my dear friends, you know though, that people are very much, the so-called upper caste people are very much conscious about the merit mongers. But what is the meaning of education? They are fetching good marks, English writing papers, securing good marks in the examinations, and pass out with a very colorful percentage of marks. It is not the real connotation of the education. Education is a relative term, I can say. Relative in the sense that securing the topmost, the highest mark, and the one who secured the highest mark, he is not honest, he is not benevolent, he is not committed, he is not good, absolutely good for nothing for the upliftment of the society, then to my convictions, I don't say that it is education in true sense of the term, but then the moment which has been taken up under the leadership of Dr. Udai and our people, those who are closely associated with this, I do appeal those people, and to my best of efforts, I can assure you regarding this, spreading the message of this education policy, that it was previously 10 plus 2 plus 3, but then it has been changed to the 10 plus 2 plus 4. So it is not possible that education is being commercialized as well as privatized. Because what I mean to say that, despite since it was in my mind that at least for half an hour I will have my deliberation, but due to the shortage of the curtail, I have been given a warning by my friend Dr. Vinod to curtail my deliberation. But my sincere request to all of you, it is my desire for the flourishment of this nation, which has been taken up by Dr. Udit Raj, who happens to be a true Ambedkarite. It is my appeal to all of you. It is your credit. Credit goes to you only. Because you know that there is a proverb, it is the wearer knows where the shoe pinches. Is it not a fact that most of the intellectuals from our bracket, rather the SC/ST people, are they not aware this policy is going to be introduced in Delhi University? But none of the people, they come forward to raise the voice. Why it is no one other than Dr. Udai Raj? But then, I do appeal to Dr. Udai Raj, along with the associates, those who have been associated there. Please take the moment to the lofty heights of glory, and it is my resolutions, and I am along with you that you reserve these resolutions, and all of you must carry this resolution with acclamation. My dear friends, you see, the time has come, because the so-called bureaucrats, so-called the upper caste people, no doubt there is no second thought about that. They will put their best efforts to ensure how these provisions, this policy, education policy, will be implemented in true letter and spirit. But it is the need of the hour. You must putting all your efforts together. You should mount pressure. It is not an Herculean tax, I am very sure of that. But the thing is that, the only fact remains is that you must join your hands with Dr. Udai Raj. He's not a paper tiger. He's not a paper tiger. He's a real tiger in true sense of the term. But then, and for the flourishment of this mission, whenever I get a call from you, along with my chairman, Dr. Udai Raj, despite of my BDC, I'll make it a point to come, I'll be associated with you. And this is, in the other hand, I can say, it is a shape of payback to society. Because I know, because so many very renowned academicians, they have come together in the Students' Forum. But then, before closing my deliberation, once again, I do appeal you, and I'm very sure
our honorable chairman, Dr. Udai Raj, is under no circumstances going to disappoint us. I am very sure. But he is a man. What he says, he used to do that. He used to do that because I got the experience of that. Yes, I got the experience. Whatever the strategy he has taken, whatever the strategy he has made, he has come out with flying colors. It's not confined to Delhi only. You go throughout the country, and he is having the reputation, he is having the acclamation throughout the globe, rather I can say. It's a fact. There is no second thought about that. My dear friends, I am really very, very, very fortunate enough to be associated with you, and on behalf of All India Confederation of SC Organizations from Delhi and All India Confederation of SC Organizations from Odisha branch, I express my heartfelt thanks to all of you, and I am really indebted to you giving me a chance to open my mind for this. Once again, thank you very much. Thank you. मुझे इंफॉर्मेशन करना पड़ रहा है क्योंकि कन्वेंशन इज रियली ऑफ नेशनल लेवल इन ट्रू सेंस दैट द पीपल फ्रॉम वेरियस स्टेट्स, वेरियस वॉक ऑफ लाइफ एंड डिपार्टमेंट्स हैव असेंबल्ड हियर। मैं को जानना चाहता हूँ कि जहाँ जहाँ हमने मैसेज भेजा है वहाँ के लोग आए भी हैं कि नहीं आए हैं, क्योंकि सबको हम नहीं पहचान पाते, इस समय नहीं पहचान पा रहे हैं। जायज से बिहार से कितने लोग आए हैं, कितने लोग बिहार से आए वो हाथ उठाते हैं। अच्छा चलिए, बिहार से लोग आ रहे हैं। दिलीप जी, आप दुबई इस तरह से कन्वेंशन यहाँ हो रहा है, इस तरह से उड़ीसा में भी जारी करिएगा, होना चाहिए। और महाराष्ट्र के कितने लोग आए, हरियाणा से, मध्य प्रदेश से भी आए हैं क्या लाभ जी? अच्छा, मध्य प्रदेश से भी आए हैं। उत्तर प्रदेश से, अच्छा उत्तर प्रदेश से, हरियाणा हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार है, मध्य प्रदेश है, महाराष्ट्र, जम्मू सर, जम्मू से भी है, जम्मू से है। और किसी स्टेट से ऐसा तो नहीं है, दिल्ली से इसका है ही, उड़ीसा से भी है। तो इस तरह से खुशी बात का है कि हमारा जो कॉन्फ्रेंस है वास्तव में राष्ट्रीय स्वरूप का है, नेशनल कन्वेंशन अगर हमने नाम दिया है तो वैसा है भी। डॉक्टर नाहन सिंह है हेड, लीडर एंड हेड स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, आपको भी मौका दिया जाएगा। डॉक्टर साहब अलका जी हैं जो एजुकेशन फील्ड में है, you will be also given an opportunity to share with you. So is the case with Dr. Hindu Chaudhary also. While I requested you that those who want to share their experiences, please do send your name. Of course, in the afternoon, this house will be thrown open for open this interactive session. निश्चित तौर पर साथियों, ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है जिसको उदित राज जी अपने नेतृत्व में लेकर चल रहे हैं। शिक्षा 60-62 सालों में किस मकाम पर आई है, कहाँ थी इन 60-62-70 वर्षों में, इनकी क्या स्थिति थी। अध्ययन अध्यापन का सर्वाधिकार अपने पास सुरक्षित रखने वाला, आरक्षण को निश्चित तौर पर अवधारणा के स्तर पर लेकर चलने वाला वर्ग पूरे देश की नीतियों का निर्धारण कर रहा है, और वो हमको जैसे झुनझुने देता है हम वैसे बजाने के लिए बाध्य होते हैं। पर इन 70 सालों ने हमारे संवैधानिक अधिकारों के साथ इन सारे झुनझुनुओं को बदल दिया है।
हमारी आप सबकी उपस्थिति यहाँ इसी बात का प्रतीक है। जब जो वर्ग था इस देश में वो लगभग 3% है, उस 3% ने भी अपने आधे हिस्से को शिक्षा के अधिकार से वंचित कर रखा था। औरतें संस्कृत न बोल सकती थी, न पढ़ सकती थी, वेद सुनना तो उनके लिए निषिद्ध था। ऐसी स्थिति में हम औरतें यहाँ खड़ी हैं, ये किसी शास्त्र की देन नहीं है, संविधान की देन है। और इन संवैधानिक अधिकारों को यदि कोई ललकारता है, यदि कोई छेड़ता है, तो हमारे भीतर से आवाज़ तो उठेगी। जिस सरकारी ज़मीन का इस्तेमाल शिक्षा के प्राइवेटाइजेशन के साथ किया जा रहा है, वो कहीं चांद पर या मंगल ग्रह पर जाकर नहीं ली जा रही है, वो इसी देश की धरती है, लीज पर ली जाती है। तमाम सरकारी प्रावधानों के साथ ही कोई एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट खड़ा किया जाता है। ऐसी स्थिति में सिर्फ आरक्षण क्यों छोड़ दिया जाता है? आरक्षण हमारा मूलभूत अधिकार है, जिसके लिए हमारी शिक्षा ने हमें चेतना प्रदान की है। इस संविधान ने ही हमें ये सिखाया है कि यदि आपके पास कर्तव्य हैं तो आपके अधिकार भी हैं। दोनों के बीच रास्ता बनाकर संतुलन करके चलना होगा। एक एलीट क्लास ये सोचता रहे कि किसी भी तरीके से, किसी छद्म तरीके से, आगे नहीं तो पीछे के तरीके से किसी के कान पकड़कर किसी को बैठा दिया जाए, तो ये संभव नहीं है। तमाम बड़े, चाहे गौतम बुद्ध हो, चाहे डॉक्टर अंबेडकर हो, ज्योतिबा फुले का एक बड़ा लंबा सतत संघर्ष चलता रहा जिसमें वो शिक्षा को लेकर आगे चलते हैं। उस शिक्षा से हमको वंचित करना ये नहीं चलेगा। नुग्नेवा थियोंगो या पाओलो फ्रेरे जिस उत्पीड़ित के शिक्षा की बात कर रहे हैं, उत्पीड़क ये बताने का प्रयास करते हैं कि हम उत्पीड़ितों के लिए सारी अच्छी व्यवस्थाएं कर रहे हैं, पर दरअसल वो हिडन एजेंडे के साथ अपने लिए ही सारी व्यवस्था कर रहे होते हैं। उसमें उत्पीड़ित कहीं भी कोई भी रोल नहीं अपना पाता। वो तो उसकी भाषा के लिए आज हम 4 लोगों के बीच में खड़े हों और हिंदी से ही बात करें, हिंदी को आधार बनाकर बात करें, तो हम कहीं ना कहीं अपने भीतर अपमान बोध महसूस करते हैं जब अंग्रेज़ी कोई बोलने लगता है। तो जब तक आपके शिक्षा का दर्शन उधार का लिया हुआ होगा, तब तक कोई भी विकास संभव नहीं है। अपने दर्शन आपको खुद निर्मित करने होंगे। आपको अपनी स्थानीय समस्याओं के साथ, स्थानीय जनता की आवश्यकताओं के साथ आपको शिक्षा के लक्ष्य को हासिल करना होगा। आप उसको स्वायत्तता का नाम दे देते हैं। स्वायत्तता, ऑटोनमस बॉडी इसलिए होती है कि स्थानीय स्तर पर आपको ये अधिकार दिए जाते हैं कि बृहत्तर समाज के विकास के लिए कोई भी एक संस्था किस तरह की भूमिका अदा करेगी। आप हमारे सामने ये झूठ का लबादा रख रहे हैं कि चूँकि हम स्वायत्त संस्था हैं, ऑटोनमस बॉडी हैं, इसलिए जो चाहें सो कर लें। ऑटोनमस ये नहीं होता है। भारत के संविधान ने ये सारे अधिकार हमको नहीं दिए हैं। सिमोन द बोवार एक बड़ी दार्शनिक हैं, कहती हैं कि उच्च शिक्षा वह हथौड़ा है जो निष्क्रिय परंपराओं पर लगातार वार करती रहती है। पर मुझे बहुत दुख होता है कि हम जितनी भी संस्थाओं में बैठे हुए होते हैं, जहाँ भी बैठे हुए होते हैं, वहाँ भारतीय होने का तो कम से कम भूमिका हम अदा नहीं कर रहे होते हैं। चाहे हमारे न्यायालय ही क्यों ना हो। और न्यायालय क्वेश्चन से परे कैसे रह सकते हैं? जब वहाँ कोई व्यक्ति पहुँचता है, चाहे कोई भी न्यायाधीश हो, वो अपनी पूरी धार्मिक आस्थाओं के साथ पहुँचता है, भारतीय होकर नहीं पहुँचता।
हमें जब तक भारतीय बनना नहीं आएगा, इसलिए डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था मैं पहले भी भारतीय हूँ और अंत में भी भारतीय हूँ। भारतीय होना और उसके बाद राष्ट्र मित्रों कोई भौगोलिक सीमा से, पहाड़, नदी, नालों से नहीं बनता है। राष्ट्र तो उस देश की जनता, उस देश के नागरिकों से बनता है। यदि वो नागरिक आपके संपूर्ण विकास में, समग्र विकास में कोई भूमिका अदा नहीं कर रहे हैं तो वो देश पीछे चला आएगा। पर जहाँ हर व्यक्ति अपनी भूमिका अपनी अपनी तरह से ईमानदारी के साथ निभा रहा होगा, ये ईमानदारी ही लोगों को बर्दाश्त नहीं हो रही। कितने लोग होंगे, मुझे यहाँ आप गिन करके बता दीजिए, कितने ऐसे चिकित्सक होंगे अनुसूचित जाति, जनजाति या और इस तरह के लोगों से, जिन लोगों ने किडनी का व्यापार किया होगा, जिन लोगों ने बड़े बड़े पुल बनाए और सारे के सारे पुल पता नहीं दूसरे तीसरे दिन क्यों ढह जाते हैं। कितना हिस्सा होगा ऐसा। तो इस ईमानदारी को शायद आप बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं और इसलिए जो आरक्षण संवैधानिक लोकतांत्रिक अधिकार के तहत मिला हुआ है उस पर भी आप बट्टा लगा रहे हैं। इन लोगों पर तरह तरह के आरोप लगा रहे हैं। एक तो बैकलॉग हमारा पूरा हुआ नहीं, वो सारा का सारा यथावत बाकी है। वहाँ भी आप लोगों से जो 2-4 लोग पहुँच रहे हैं, आदिवासी क्षेत्र के नाम पर विश्वविद्यालय निर्मित किए जाते हैं, बनाए जाते हैं। सारा पैसा सरकार से उसी बात पर लिया जाता है। एक व्यक्ति उस समाज का, उस तबके का, वहाँ न शिक्षक आपको मिलता है और न विद्यार्थी आपको मिलता है। ये कैसा षड्यंत्र आप चलाना चाह रहे हो। इसलिए ये FIUP की तहत 4 ईयर प्रोग्राम्स की तहत भैया 2 दिनों में, 2 सालों में अपनी आप शिक्षा ले जाओ और जा कर के वही काम करो। पैतृक व्यवसाय जो जिस नीति निर्धारक भूमिका में जिनको होना चाहिए वही बना रहेगा। फिर तो आप जैसा पर्दा हम डाल देंगे आपकी आंखों पर, आप वैसा ही देखिए। चलचित्र है, चलाया जा रहा है। ये सारी चीज़ें नहीं चलेंगी। हम सभी को इस मुद्दे पर बहुत आक्रामक रुख अपनाते हुए शिक्षा जिस तरीके की दी जा रही है, जिस व्यवस्था के साथ दी जा रही है, हम उसका भरपूर विरोध करते हैं। हमें ऐसी शिक्षा नहीं चाहिए जो झुंझुना लेकर खड़ा होने के लिए तैयार करे। हमें तो शिक्षा वो चाहिए जो आत्मचेतना पैदा करे, हमें हमारा भारतीय होना सिखाए। उसके अलावा एक मुझे वाकया याद आ रहा है, छोटा सा ज़रूर बता दूं। मेरी बेटी बहुत छोटी सी थी, क्लास 2 या 3 में। एक दिन स्कूल से आके मुझसे पूछा, मम्मी हम कौन से धर्म के लोग हैं। उसे पता नहीं था कि वो कौन से धर्म की है। मैं परेशान हुई कि स्कूल से तुम आकर के मुझसे ये प्रश्न पूछ रहे हो कि हम कौन से धर्म के लोग हैं। मैंने उससे पूछा कि ये कौन सी क्लास में कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाया जा रहा था, तो कहती है मॉरल साइंस। मॉरल साइंस में ये बताया जा रहा है कि बच्चे कौन कौन से धर्म के हैं, और जब उसे नहीं पता था तो सारी क्लास उस पर हंस रही थी कि उसे उसका धर्म पता नहीं। ये हमारी शिक्षा की व्यवस्था है। हम क्यों इन सारे मुद्दों पर अपने आप को लगाना चाहते हैं? क्यों नहीं एक स्पष्ट, निरपेक्ष, तटस्थ पहचान बनाना चाहते हैं? आर्थिक रूप से लोगों का जहाँ भी चिकित्सा या इंजीनियरिंग विद्यालय, महाविद्यालय हैं, उनमें जिस तरह का प्राइवेटाइजेशन है, एलीट क्लास का, जिस आरक्षण को आप प्रतिभा और योग्यता के बल पर नकार रहे हैं, तब जो पैसे देकर के उस जगह को ऑक्यूपाई कर रहा है, तो क्या सिर्फ पैसे उसकी बुद्धिमत्ता का प्रतीक हो गया? एक और छोटी सी बात मैं कहना चाहूँगी कि हम जैसे लोगों के पास तो हमारा जो बैकग्राउंड है बहुत शिक्षित नहीं है। जब कभी हम अपने दादा से कहते थे चांद पर आदमी पहुँच गया, तो वो ज़ोर से अट्टहास करते थे, भगवान के पास कोई पहुँच सकता है क्या? और उसकी फ़ोटो दिखाते थे, ये चांद पर एडविन ऑल्ड्रिन और नील आर्मस्ट्रांग पहुँचे हुए हैं। और क्या ये सब बकवास है।
ये सच नहीं है। और जैसे ही अब ऐसी परिस्थिति में पढ़ता हुआ बच्चा, रामचरितमानस की चौपाई के साथ पढ़ता हुआ बच्चा कौन ज़्यादा संघर्ष कर रहा है? कौन उस शिक्षा को लेने के लिए, हासिल करने के लिए, अ से अनार सीखने के लिए, अब तो मैं कहती हूँ हम तो आ से अम्बेडकर सीखेंगे। हमें आ से आम नहीं चाहिए, हमें ज से ज्योतिबा फुले सीखना है, स से सावित्रीबाई फुले सीखना। हमें नहीं चाहिए ये शिक्षा व्यवस्था, हमें बदलना है। और वो सारे मुद्दे जो इस शिक्षा के षड्यंत्र के तहत हमसे छीने जा रहे हैं, हम सब उसकी भरपूर मांग करते हैं। हमें हमारी शिक्षा जैसी चाहिए, जिस पूरे बृहत्तर समाज को लेकर के चलनी चाहिए, वही चाहिए। धन्यवाद। प्रोफेसर जामिया यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर इतना क्रेडिट क्यों हम पैसे? मुझे तो क्रेडिट कभी नहीं रही है। मुझे अपनी की बात नहीं कर रहा हूँ, मेरे जो कर्मचारी अधिकारी उनमें क्रेडिट नहीं। देखिए हम पैसा निकालिए नहीं तो कैसे? जब तो मार पड़ रही है हमको, ऐसे वाइस चांसलर को उखाड़ के भेज दिया जा सकता है? ये थोड़ा लिबरल होगा। तो आर्थिक बगैर सहयोग के आंदोलन चलता नहीं। तो मुझे इस बात की भी चिंता है, इसका पेमेंट कैसे होगा, और इसका पेमेंट होना चाहिए शिक्षकों से। आखिर में कोई भी योगदान उनका हो समाज में। अगर वो क्लास में लेक्चर देते हैं तो वेतन पाते हैं, वो तो कोई सोशल सेवा है नहीं, कोई आसान तो है। फिर उनका समाज का कंट्रीब्यूशन क्या है? जबकि they are more enlightened, more educated। तो जो प्रोफेसर्स हैं, टीचर्स हैं, लीडर्स हैं, मैं उनसे कहूंगा कि भाई उदारता पूर्वक दान दे दीजिएगा अगर दे सकते हो, वरना इसको आखिरी समय में मांगना यही बात है। ये मुश्किल हमारे लोगों के लिए हो। हम भारत में कर्मचारियों अधिकारियों के ऊपर नहीं डालते, वो तो उनको हमने तो बहुत जोर रखा है। तो जिसके बीच अब ये कहा जा सकता है, एक शिक्षक कह सकता है कि ये हमारा काम नहीं, वो उसका काम है। इसलिए किसान है, किसान आंदोलन चलाए, उसका काम चला, किसान आंदोलन चला है। जो मजदूर है वो अपनी मजदूरी की वेतन का या उसके जो संबंधित फायदे हैं उसके लिए लगे। एक टीचर है वो एजुकेशन फील्ड को उसको करना, ये जस्टिफाइड है। और एजुकेशन फील्ड से रिलेटेड और किसी चीज से रिलेटेड नहीं, इट इज ए बाउंडिंग भी। तो ये भी मैं बात कहना चाहता हूँ। सारी कंसार जी हैं, उनका भी हम स्वागत करते हैं हमारे बीच में। सारी कंसार जी, हाँ एसपी सिंह जी हैं, हमारे नेशनल सेक्रेटरी हैं, वो भी हैं। हमारे विकास गुप्ता जी को मुझे सुनना ही है, वी आर गोइंग टू हियर। विकास गुप्ता जी के बारे में कल से ही नाम आ गया था उनका। वी आर इन एनी केस वी आर गोइंग टू हियर। मैडम प्रीता हरीश जी पहुंच चुकी हैं और ये ऑल इंडिया एससी इनकम टैक्स फेडरेशन की नेशनल प्रेसिडेंट है। तो मैं प्रीता जी से आग्रह करूंगा, एक प्रीता जी को, मैडम प्रीता जी आए और अपना स्थान ग्रहण, एक सीट खाली कर दो सोफे पर प्लीज। साथियों, मैं एक बार पुनः अपील करना चाहूंगा कि हमने पर्टिकुलर या एंट्री के कुछ फॉर्म आपको दिए हैं, कुछ साथी उसको फिलअप करने में हेजिटेट कर रहे हैं, तौहीन समझ रहे हैं अपनी। एक्चुअली वो आपको दिए इसलिए गए हैं कि चूंकि इस आंदोलन को जो आज इस सम्मेलन में आए हैं, इसको एक आंदोलन का रूप देना है हमने। यदि आपके पर्टिकुलर्स हमारे पास आ जाएंगे तो हम समय समय पर आपको जो रणनीति होगी उसके बारे में बताते रहेंगे। तो कोई भी व्यक्ति बिना अपने पर्टिकुलर्स दिए ना जाए, और उसमें तभी उसकी अटेंडेंस मानी जाएगी
जब हमारे पास उसका एंट्री फॉर्म आ जाएगा। धन्यवाद साथियों। हमारे बीच में शिक्षा अधिकार अभियान से सऊर अहमद जी हैं और ये शिक्षा का अधिकार चला रहे हैं, तो उनका बहुत बहुत स्वागत है। और अहमद साहब, कोशिश होगी कि अगले सत्र में हम आपको जरूर सुनेंगे। साथियों, हमारे बीच में बहुत ही दलित एक्टिविस्ट आनंद जी मदर डेयरी से आए हुए हैं, तो आनंद जी का स्वागत है। पहली बार साहित्य सम्मेलन में आए और आनंद जी को सुनने की मेरी पर्सनल भी इच्छा है, लेकिन दूसरे सत्र में आनंद जी को सुनेंगे। इसी कड़ी में हमारे बीच में बहुत से नए साथी आए हुए हैं, सबका मैं नाम लेना यहाँ पर संभव नहीं हो पाएगा। कोई साथी ये फील ना करे कि मेरा नाम नहीं लिया जा रहा है। तो साथियों, ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं अगले वक्ता के रूप में आमंत्रित करता हूँ विकास गुप्ता जी को, मैडम को, तो मैं आमंत्रित करता हूँ प्रोफेसर विकास गुप्ता जी को, जो हिस्ट्री डिपार्टमेंट के हेड हैं ये, और दिल्ली यूनिवर्सिटी से चलकर आए हैं। आए विकास गुप्ता जी और अपनी बात रखें। जी बेटा। दोस्तों, मैं सिर्फ एक क्लैरिफिकेशन, मैं हिस्ट्री डिपार्टमेंट का हेड नहीं, वरना हेड साहब शायद मेरी कल छुट्टी कर देंगे। और ख़ास तौर से यस, मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाता हूँ और यहाँ आज ख़ास तौर से ऑल इंडिया फोरम फॉर राइट टू एजुकेशन के एक प्रतिनिधि के रूप में यहाँ मौजूद हूँ, क्योंकि इस संगठन के साथ पिछले 4 सालों में हमने देश भर में घूम घूम कर ये देखा है कि विद्यार्थियों के तमाम समूहों, यूनियंस और टीचर्स के यूनियंस, पेरेंट्स के, समाज के बाकी के तबकों के लोग शिक्षा में किस किस तरह की लड़ाइयाँ लड़ रहे हैं। तो उस फोरम की तरफ से आज मैं यहाँ मौजूद हूँ। ऑल इंडिया फोरम फॉर राइट टू एजुकेशन जब 2009 में बनाया गया था, उस समय ही इस एक्ट के जो वर्तमान में लागू है बारे में हमारी जो मान्यताएं थीं वो आज विंडिकेटेड होती नज़र आ रही हैं। पूरी तरह से साफ नज़र आ रहा है कि जो हमने प्रेडिक्ट किया था वो ठीक हो रहा है। ये उदासी का कारण भी है, क्योंकि जो कुछ हो रहा है वो गलत हो रहा है, पर ये इस बात के लिए भी हमको प्रेरित करता है कि हमें और विश्वास दिलाता है कि जिस दिशा में हम लड़ाई लड़ रहे थे वो ठीक है। इस संगठन में तकरीबन 35 मेंबर ऑर्गेनाइजेशंस हैं और 10 मेंबर ऑर्गेनाइजेशंस ऐसे हैं जो भी एफिलिएटेड स्टेटस में हैं। इसके अलावा देश भर में तमाम ऐसे संगठन हैं, शिक्षकों के, विद्यार्थियों के और समाज के अन्य समुदायों के, जो तमाम मुद्दों पर, चाहे फिर वो उच्च शिक्षा पर जो अभी विचाराधीन बिल हैं पार्लियामेंट में, उनके संदर्भ में, राइट टू एजुकेशन के संदर्भ में, प्राइवेटाइजेशन के संदर्भ में, जो भी लड़ाइयाँ हमने देश भर में लड़ी हैं उन पे हमारे साथ रहे हैं। तो ये एक नेटवर्क है जिसमें लगभग 20 राज्यों और कई केंद्र शासित प्रदेशों में हमारे साथ लोग काम कर रहे हैं। ये मैं सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ कि मीडिया से कभी कभी ऐसा लगने लगता है कि समाज ने ये जो कुछ हो रहा है उसे स्वीकार कर लिया है, जबकि असल बात ये है नहीं। आप हर राज्य में, हर जिले में लगभग ऐसे तमाम संगठन देख सकेंगे जो शिक्षा के जरिए समाज में समता लाने की लड़ाई, समाज में बराबरी के लिए हक के असल इम्प्लीमेंटेशन की लड़ाई लड़ रहे हैं। और जो प्राइवेटाइजेशन, और केवल प्राइवेटाइजेशन ही नहीं, ये जो पीपीपी के नाम पर पब्लिक फंड्स का प्राइवेट हाथों में, प्राइवेट घरानों को जो ट्रांसफर हो रहा है, उसके खिलाफ लगातार लड़ रहे हैं। ये वो संगठन है जो शिक्षा के अधिकार को केजी से पीजी तक का अधिकार मानकर चलते हैं, और जिसमें कंपलसरी वो जो राइट है वो 12वीं तक मानकर चलते हैं, जो पूरी तरह पब्लिक फंडेड हो, कॉमन स्कूल सिस्टम हो जो इक्वालिटी को लाए, डिस्पैरिटी को घटा के और विविधताओं को बरकरार रखे। ये बात अलग है कि वो विविधताओं में जो ऐसी चीज़ें हैं जो मानव अधिकारों और समता के खिलाफ हैं उनको निश्चित रूप से हटाया जाए, पर अदरवाइज जो सेक्युलर इक्विटेबल एजुकेशन बाय अंडर पब्लिक फंडेड सिस्टम की वकालत करते हैं, जिसके लिए हम ये भी कहते हैं कि ये जो कानून से जो राइट टू एजुकेशन एक्ट है उसको बल्कि ख़त्म करके उसकी जगह पर एक ऐसा कानून बनाया जाए जो बराबरी की शिक्षा की असली गारंटी देता हो। ये इस लड़ाई को लेके
21 अक्टूबर को एक पार्लियामेंट के बाहर जंतर मंतर पे एक मार्च भी अभी होने वाला है, वो भी नेशन वाइड है। देश के तमाम हिस्सों से ग्रुप्स और ऑर्गेनाइजेशन उसमें भाग लेने आएंगे। तो ये मैं इस तरह की तमाम जो गतिविधियां ऑल इंडिया फोरम फॉर राइट टू एजुकेशन के तहत हो रही हैं, वो हम जनता तक पहुंचाने के लिए फिलहाल एक हिंदी में और एक अंग्रेजी में न्यूज़लेटर निकालते हैं, जो ऑनलाइन और हार्ड कॉपी दोनों फॉर्मेट्स में अवेलेबल है। उसके संदर्भ में आप AIFRTE.in पर जाकर भी जानकारी हासिल कर सकते हैं। ये बताने का उद्देश्य इस सभा में, आज की इस मीटिंग में ये बताने का उद्देश्य ये है कि हमें ये बात पूरी तरह से मालूम है कि शिक्षा और बराबरी की लड़ाई अगर हमें इस देश में जीतनी है तो वो तभी संभव है जब एक तो इस विचारधारा को मानने वाले सभी संगठन व ग्रुप्स वो इकट्ठे हो जाएं, अपने विशिष्ट मुद्दों पे उनके बीच में जो डिफरेंसेस हैं वो बने रहें, ताकि वो अपनी अपनी ऑर्गेनाइजेशंस चलाते रहें। लेकिन क्योंकि जब हमको मालूम है कि समाज में गैर बराबरी को मेंटेन रखने वाला हमारा दुश्मन एक है, कॉमन है, तो उसके खिलाफ लड़ाई में हम लोग इकट्ठे रहें तो शायद जीत की कुछ संभावना बनती है। वरना इस समाज में मैं ये बात खास तौर से रेखांकित करना चाहता हूं कि पिछले 1.5 साल में मैं अपने कई पेपर्स लिखते समय, कई कॉन्फ्रेंसेस के दौरान एक बात की पड़ताल करने की कोशिश कर रहा था। वो ये कि ऐसा क्यों है कि मान लीजिए प्राइवेटाइजेशन तो दुनिया भर में हो रहा है, लेकिन हिंदुस्तान में उसका दर सबसे ज्यादा क्यों है? आप ज्यादा से ज्यादा मान लीजिए जो कैपिटलिस्ट नेशंस हैं, चाहे आप US, फ्रांस, जर्मनी, इटली, इंग्लैंड कहीं देख लें, आपको प्राइवेटाइजेशन का हाईएस्ट रेट कितना मिलेगा? 8-9%, हद से हद। हमारे उस देश में जहां हमें मालूम है कि 80% आबादी ऐसी है जिसको रहने खाने का इंतजाम भी नहीं है, उस देश में सारी जनता को मार्केट के हवाले करने का सबब क्या है? क्यों ऐसा किया जा रहा है? और मेरी जो अंडरस्टैंडिंग है वो ये है कि क्यों ऐसा इसलिए हुआ है कि अंबेडकर जैसे, ज्योतिबा फूले जैसे नेताओं के मौजूदगी के बावजूद, उनके अथक प्रयासों के बावजूद, यदि आप सरकारी दस्तावेजों, पूरे डिस्कोर्स, विमर्श का सही से मूल्यांकन करें तो आप ये पाएंगे कि हमारे यहाँ इक्वलिटी और मॉडर्निटी कभी पूरी तरह से ऑफिशियल डिस्कोर्स में भी एक्सेप्ट ही नहीं किए गए। इवन जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था उसके बाद बाबा साहब अम्बेडकर ने बात एक्नॉलेज की थी कि यहाँ एक कॉन्ट्रडिक्शन है कि इक्वालिटी को सोशल लेवल पे एक्सेप्ट तो कर लिया गया है, लेकिन उसके इंप्लीमेंटेशन के लिए जिन आर्थिक सुविधाओं की जरूरत है वो इस देश में, इस संविधान में भी उनको सही से जगह नहीं मिल पाई है। तो ये मुझे लगता है कि अगर आप कंपेयर करें, पूरा पिछले 200 सालों का इतिहास उठाकर देखें, जिन देशों का मैंने अभी जिक्र किया जो भले ही पूंजीवादी देश हैं, वहां पर फिर भी समाज में बराबरी का एक विमर्श चला है जो हमारे यहाँ बहुत कमजोर है। और मुझे लगता है कि क्योंकि अब ये हमला तेज हुआ है, इसलिए तमाम तरह के संगठनों को इकट्ठे आकर इस लड़ाई में शामिल होना चाहिए। हम ऑल इंडिया फोरम फॉर राइट टू एजुकेशन की तरफ से इस पूरी मुहिम के साथ अपना समर्थन भी जाहिर करते हैं और आपसे ये निवेदन भी करते हैं कि इस तरह से जो हम संघर्ष चला रहे हैं उसमें आप हमारे साथ भी आएं। 21 अक्टूबर के प्रोग्राम में भी वो जन संसद भी है और पार्लियामेंट मार्च भी है और अन्य गतिविधि में भी हमारे साथ आए। हमने मुंबई में जो स्कूलों का प्राइवेटाइजेशन हो रहा है उसके खिलाफ न केवल मुंबई में बल्कि दिल्ली में भी विरोध प्रदर्शन किए हैं और उसमें भी लोग आए हैं। तमाम तरह के प्रोग्रेसिव ऑर्गेनाइजेशंस ने उसमें हमारे साथ भागीदारी की है। एक छोटी सी रिक्वेस्ट मेरी आपकी इस मुद्दे से थोड़ा सा हटकर जरूर है वो, पर मुझे लगता है कि जरूरी भी है। वो ये है कि जब आप ये कहते हैं, और ये मैं फिर कह रहा हूं कि ये मेरे ओरिजिनल आज के इसमें शामिल नहीं था, लेकिन यहां आके मुझे लगा कि मैं आपको जरूर कहूं। आप कहते हैं कि SC ST OBC, मुझे लगता है कि हमें हालांकि हर संगठन फ्री है कि वो अपना जुरिस्डिक्शन कहां तक विस्तार करे उसका, पर मुझे लगता है कि मार्जिनलाइजेशन का या वांछना का ये जो दायरा है, अगर हम इसका थोड़ा और विस्तार कर लें तो तमाम ऐसे अन्य ग्रुप भी जो मार्जिनलाइज हो रहे हैं वो हमारे साथ जुड़ सकेंगे।
और इसमें मैं ज़रूर ये बात कहूँगा कि कुछ मेरे सुझाव हैं। एक तो ये मुझे लगता है कि हालांकि ज़्यादातर गरीब या मैक्सिमम गरीब इन्हीं 3 तबकों से आते हैं, पर फिर भी गरीबी एक अहम क्लास डिस्टिंक्शन है जिसमें शामिल किया जाए जब भी आप कोई रेजोल्यूशन बनाए। इसके अलावा ऑफ कोर्स माइनॉरिटीज़ का सवाल है, और एक और सवाल है, डिसेबिलिटी का सवाल भी है। वो तो बिल्कुल इसलिए भी है कि देखिए वो तो एक हॉरिजॉन्टल कैटेगरी है, वर्टिकल नहीं है, वो तो ऊर्ध्वाधर नहीं, वो तो क्षैतिज है। हर समुदाय में ऐसे लोग हैं, पर वो हाशिए पे रह जाएगा तो वो भी मुझे लग रहा है कि इस मुहिम के विस्तार में जो आवश्यक शर्तें हैं उस पे एक लिमिटेशन इम्पोज करता है। तो मेरी ये दरख्वास्त है कि हम बस 2 ये है, एक तो ये कि इसका दायरा यदि हम तमाम तरह के मार्जिनलाइज लोगों को इंक्लूड करें, क्योंकि मार्जिनलाइजेशन या एक्सक्लूजन एक मल्टी कॉजल फिनोमेना होता है, वो केवल एक कॉज के आधार पे नहीं होता है। और दूसरा इसलिए कि उससे हम कॉन्क्रीट इश्यूज को, जैसे फाइप है, ये कॉन्क्रीट इशू था, सेमेस्टराइजेशन एक कॉन्क्रीट इशू था, मुंबई के स्कूलों का प्राइवेटाइजेशन एक कॉन्क्रीट इशू है। इसी तरह के वांछित लोगों के इश्यूज पे अगर हम कॉन्क्रीट स्ट्रगल कर सकेंगे तो मुझे लगता है कि हिंदुस्तान का इतिहास, हिंदुस्तान का फ्यूचर बेहतर हो सकेगा। थैंक यू। छोड़ के जाना रूप से तो आपने जो कहा वो ठीक लगता है, लेकिन व्यवहारिकता में लोग जाति के नाम पर ज्यादा जुड़ते हैं और हमें चाहिए ताकत। और शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब तो मेटेरियल तो है ही, सर्वहारा है नया, तो इसलिए हम लोगों ने नाम ऐसा रखा है। और जाफरे में लेफ्ट है, प्रगतिशील लोग हैं, कोई ऐसा बंधन नहीं है। जो और संगठन इसमें जुड़ना चाहते हैं जुड़े, लेकिन इसका दायरा हम पूरे देश में फैलाना चाहते हैं। जब तक मास एजुकेशन नहीं होगा तब तक बड़ा मुश्किल है। हमने तो देखा है कि ये केवल लिमिटेड या ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पर कुछ एक्टिविटीज करते रहना असर नहीं पड़ता जब तक कि जनजन में जुड़े। तो आज के सम्मेलन के द्वारा इस देश के कोने कोने में ये आवाज पहुंचाने का प्रयास है कि गांव में, तहसील में, जिले में भी लोग अपने स्तर पर ही करें। ये नहीं कि हम कभी का आभार जंतर मंतर में करते हैं, उससे जो हुकूमत है उसे दबती नहीं है, डरती नहीं, और कोई नई नीतियां नहीं बन पाती, क्योंकि संवेदना का स्तर हुकूमत में बढ़ा नहीं है। तो यह बात है और ये तो सच्चाई है। कभी कभी तो सारे युवा वेरी एजुकेटेड एंड प्रोफेसर, मोस्ट ऑफ देम सिटिंग एट द डायस ऑफ प्रोफेसर, यू मे फील इन दैट ये तो कास्ट के लाइन पर है, बट एक्चुअल लाइफ में रियली दैट वी लिव इन सोशल, हाउ वी लिव ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट। हमारी एक्सेप्शन सबसे बड़ा इंसान के लिए जरूरी समाज होता है, उसका सोशल लिविंग सबसे ज्यादा होता है। पॉलिटिकल एस्पेक्ट, इकोनॉमिक एस्पेक्ट, एजुकेशनल एस्पेक्ट को बड़ा सेकेंडरी होता है। जात में आदमी पैदा होता है, उसकी शादी होती है, उसका विवाह नहीं होता है, मरना होता है, जीना भी नहीं होता है, सेंटिमेंटल सपोर्ट, प्रोटेक्शन, ये सब कास्ट ही आता है। तो कास्ट के बंधन को इग्नोर करके हम अपने को मजबूत नहीं बना सकते। हम व्यवस्था को चुनौती देना चाहते हैं। इक्वल एजुकेशन अगर हम स्टैब्लिश करना चाहते हैं तो ये जो कास्ट है इसको हमें यूज करना पड़ेगा। इन एनी केस वी आर मोस्ट ऑफ आर यूजिंग कास्ट इन आवर ऑल लाइफ, एंड व्हिच इज मोर इम्पोर्टेंट देन दिस। यहाँ गैलरी में तो हम कुछ लम्हों के लिए यहाँ आगे बाकी जाकर के घर में सामान नहीं तुरंत है। ये हार्ड फैक्ट होता है। सोशल साइंटिस्ट में डिफर होने का भी नहीं कोई मतलब। आदमी 24 घंटे समाज में रहता है, तो किसी रहता है, घंटे 2 घंटे के लिए राजनीति में आता है या स्ट्रगल में आता है, ऐसी सेमिनार में आता है, बाकी तो वही रहता है। और उसका किससे लेना देना, जाति से लेना देना, परिवार से लेना,
प्रोजनी और फैमिली से बड़ा कोई इम्पॉर्टेंट नहीं है। टीचर में काम टीचर में इसको एक किसान मार्क्सिस्ट आल्सो मार्क्सिस्ट, लेकिन आज के मतलब उसके बाद आई रियलाइज दैट व्हाट द कंट्री इज दैट सोसाइटी की, तो जो अपनी लड़ाई है उस लड़ाई को तेज करने के लिए इस तरह का हमने ऑर्गेनाइजेशन बनाया है। अगर इसका डिफेंड न बनाया होता तो इन वेरी स्टार्ट स्पैन ऑफ टाइम पीपल हैव नॉट गेदर्ड और मस्टर्ड substantial support about this FYU. मास सेंटिमेंट पर आदमी मोबिलाइज हो जाता है। लेफ्ट का है, लेफ्ट है तो प्रोग्रेसिव पीपल आर आल्सो इंक्लूडेड। एनीवे इंफॉर्मेटिव बात आपने इसी बात कही तो मैं आई थॉट दैट आई शुड एक्सप्लेन एंड आई थिंक इट इज द प्रैक्टिकल। साथियों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अब मैं आमंत्रित करता हूं प्रोफेसर प्रेम सिंह जी को। प्रेम सिंह जी आए और अपनी बात रखें। प्रोफेसर प्रेम सिंह जी। साथी उदित राज जी, शाश्वती जी और सभी बहनों और भाइयों, उदित राज जी ने आज के सम्मेलन के विषय और उसके ध्येय को लेकर के जो प्रस्तावना शुरू में रखी, मैं उससे पूरी तरह से सहमत हूँ और इस मुहिम को देशव्यापी बनाने के लिए, प्रभावी बनाने के लिए जो भी आगे के कार्यक्रम वे चलाएंगे उनमें भरसक भागीदारी करने की कोशिश हम लोग करेंगे। उन्होंने बहुत अच्छी तरह से इस बात को रख दिया कि शिक्षा समान हो और समता या समानता के विचार को अपने भीतर लेकर के चलने वाली हो। ये बहुत गंभीर बात है। आजकल समता शब्द धीरे धीरे हमारे बहस से, विचार विमर्श से, डिस्कोर्स से बाहर होता जा रहा है। एक नया शब्द आ गया है जो ग्लोबलवादियों ने दिया है, समावेशी, इंक्लूसिव। ये दरअसल भारतीय संविधान जो पिछले 20-25 सालों में अबेंडन होता गया है उस बात को बताता है। ये ज़रूर है कि हम लोग सभी जो सोचते हैं, इस बारे में चिंता करते हैं कि शिक्षा में असमानता की बात जो उदित राज जी ने की है, ये भीतर हो रही है। तो हमारा विचार विमर्श भी और हमारा प्रतिरोध भी, संघर्ष भी इन दोनों स्तरों पर होना चाहिए। जॉइंट एक्शन फोरम फॉर डेमोक्रेटिक एजुकेशन ने शिक्षा के मसले को लिया है, ये बहुत बड़ी बात है। हम लोग दिल्ली विश्वविद्यालय में 4 साला BA प्रोग्राम के विरोध में जो संघर्ष कर रहे थे, उसे बहुत व्यापक आधार इस संगठन के जुड़ने के बाद ही मिल पाया। और अब FYUP के बारे में ये उसे लागू करने वाले लोगों को भी अच्छी तरह स्पष्ट हो गया है कि वह एक गलत, छात्रों के कैरियर के साथ खिलवाड़ करने वाला, उनके पेरेंट्स के साथ के सपनों के साथ खिलवाड़ करने वाला और हमारे समाज के जो ऐसे तबके हैं जो SC कैटेगरी से आते हैं
एसटी कैटेगरी से आते हैं, ओबीसी से आते हैं और माइनॉरिटी से आते हैं, उनके यह पूरी तरह से खिलाफ है। तो उदित राज जी, ये जो एक अब बात निकल कर के आई है, चूंकि डूसू के चुनाव में हम देख रहे हैं कि कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में एनएसयूआई ने भी ये कहा कि हम उसका विरोध करते हैं। एबीवीपी ने बहुत विरोध नहीं किया, बल्कि यहाँ जो दिल्ली के अध्यक्ष हैं भाजपा के, उन्होंने घोषित रूप से उसका समर्थन किया। वे भी कह रहे हैं कि हम इसका विरोध करते हैं। हर घर में जो पेरेंट्स हैं वे अपने बच्चों की इस दिल्ली यूनिवर्सिटी की शिक्षा को लेकर के बहुत गहरी चिंता में हैं। तो इस सारी जनभावना को मोबिलाइज करके अगर आप एक जबरदस्त हमला FYUP पे बोलेंगे तो इसमें भी आपको जीत मिल सकती है। और इस जीत का मतलब होगा कि दिल्ली विश्वविद्यालय के कई हजार छात्रों के कैरियर की रक्षा और सुरक्षा। हम लोग इस बात को ध्यान में रख कर के चलें, जो विषमता के खिलाफ लड़ाई लड़ने वाले लोग हैं, कि भारत के नागरिक समाज ने फर्जी आंदोलन खड़ा करने की पिछले 4-5 साल में एक बहुत अच्छी टेक्निक ईजाद कर ली है। ये फर्जी आंदोलन जो हमारे मसले हैं, खासकर दलित समाज के मसले हैं, आदिवासी समाज के मसले हैं, अल्पसंख्यक समाज के मसले हैं, और ग्लोबलाइजेशन के जो दुष्प्रभाव हैं और उसके खिलाफ जो लड़ाइयाँ लड़ी जा रही हैं, उन सबको दरकिनार कर देते हैं। इस बात को समझते हुए शिक्षा के निजीकरण के खिलाफ, FYUP के खिलाफ अगर आगे आंदोलन चलेगा तो ये फर्जी आंदोलन जो हो रहे हैं समाज में, ये पीछे हटेंगे और जो वास्तविक आंदोलन है वो आगे आ पाएंगे। ऐसी हम लोगों को कोशिश भी करनी चाहिए और ऐसी हम लोगों को आशा भी करनी चाहिए। मैं एक बार फिर आपको आश्वस्त करना चाहता हूँ कि आप बहुत स्पष्ट धारणा के साथ, बहुत स्पष्ट विचार के साथ ये काम आपने हाथ में लिया है। अगर ये फोरम और ऑल इंडिया फोरम फॉर राइट टू एजुकेशन, जो अनिल सतगोपाल जी और दूसरे साथी कई वर्षों से चला रहे हैं, इनके बीच में तालमेल बना करके काम होगा तो मुझे लगता है कि जो 10-15 साल का आप एक समय, एक अवधि बांध रहे हैं, वो शॉर्ट हो जाएगी और हम लोग ज़्यादा जल्दी अपनी कामयाबी की मंजिल पर पहुंच पाएंगे। धन्यवाद। आपको सुनने, हम हमेशा आपको बड़ी गंभीरता से सुनते हैं। आप एक थिंकर हैं, आपने बहुत प्रेम सिंह जी ने बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात है, सिचुएशन राइट तो है। ये बात मैंने मई में भी कही थी और ये 50-40 हजार आदमी या हजारों लोगों को इकट्ठा करके यूनिवर्सिटी के कैंपस को या तो सीज कर दिया जाए, तो कुछ करना इस तरह से चाहिए, या तो जंतर मंतर पर जो भी जैसे अपना यह ऑर्गेनाइजेशन स्टूडेंट्स का बीजेपी के रुख को हम लोगों ने मोड़ा। बीजेपी ने जब बयान दिया था विजय गोयल जी ने, तो कि FYUP ठीक है, तो हम लोग अरुण जेटली से भी थे। अरुण जेटली जी को हमने इतना ही कहा कि आप क्यों अपना सत्यानाश करा रहे हैं, कास्ट OBC वैसे बीजेपी के खिलाफ है और आप यहाँ पर और उससे नाराज कर रहे हैं।
इंटेलिजेंट है इमीडिएटली उन्होंने फोन किया विजय गोल को, कहा विजय गोल एजुकेशन क्या चीज है, इसकी एक्सपर्ट हो क्या? जब एक्सपर्ट नहीं हो तो क्यों यहाँ पर बोल रहे हो? और शेड्यूल कास्ट अगर नाराज हो जाएगा, कामन लोग नाराज हो जाएंगे तो हम राजनीति क्या है? अब विजय गोयल का स्टैंड चेंज हुआ, उसके बाद में कभी बोला नहीं, वरना दूसरे दिन तो धड़ाधड़। तो एक सिचुएशन तो क्रिएटेड। अब इस क्वेश्चन जाओ तो कोऑर्डिनेट, जैसे NSY है, ABVP है और लोग भी हैं, सब रेस्टलेस तो सभी हैं, सबको अगर कोऑर्डिनेट कर दिया जाए तो ये काम हो सकता है। रोल बैक कराना इसके लिए कोई मुश्किल का काम नहीं है, लेकिन बहुत बड़ी ताकत लगाना पड़ेगा और टाइम बहुत देना पड़ेगा। हमारे पास थोड़ा टाइम की कमी होती है, ये हमारे लिए फैक्टर है। और हमारे बीच में अभी 9 निर्वाचित 8 और 10,000 टीचर्स के बीच चुन करके आई है प्रोफेसर नंदिता नारायण जी। जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें और हमें मंच पर बुलाते हैं। और आप प्रोफेसर हैं ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट में, तो प्रोफेसर नंदिता नारायण आप मंच पर आए, आपका स्वागत है। आपने जीत बड़े अच्छे समय में हासिल की है, जबकि आप ऐसे सोच के लोगों ने इधर से आएगा मैडम, इधर से प्लीज। मुंशीराम बंगोत्रा जी हैं, रिटायर्ड चीफ एजुकेशन ऑफिसर, ये जम्मू से हैं। डेफिनेटली वी विल गिव यू टाइम। प्रोफेसर DN चौधरी, हेड ऑफ डिपार्टमेंट प्राकृत भाषा, आरा जिला से हैं। तो प्रोफेसर का तो ज्यादा लेना देना है ही, एंड वी आर बीइंग एंजॉयड टुडे। देखिए जो प्रोफेसर नहीं, अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं और तरह की जिंदगी जी रहे हैं। आज ये जो आज